लास्ट वाले वीडियो मैंने बच्चों 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन इसमें डिस्कस 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अगेन आपको बता देना चाहता हूँ, अगर पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। पहले पेपर में 50 यूजी के फिजिक्स के पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 40 क्वेश्चंस अब मैं फर्दर जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। तो अब आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट आपका पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यह आपसे बोलता है कि a circuit has a resistance 12 ohm and the impedance 15 ohm, the power factor of the circuit will be, power factor of the circuit will be। तो क्या होता है पावर फैक्टर? पहली चीज तो ये है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। एसी सर्किट में ये आपको होता है फेजर डायग्राम। यहाँ अगर आप इसको आर लिखते हो, ये अगर आपका आर होता है, यहाँ पे आपको होता है एक्स 1/ओमेगा सी। एक्स ही आपका इस साइड होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। और एक्सएल आपका यहाँ पे होता है, ये आपका एक्सएल होता है, यहाँ पे ये होता है ओमेगा। इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। ये आपका होता है जेड। जेड और आर के बीच में जो एंगल है, अगर ये एंगल आपको फाई दे रखा है, तो जो कॉस पाई होता है इसके कहते हैं पावर फैक्टर। दिस इज नोन एज पावर फैक्टर, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि सर्किट हैज द रेजिस्टेंस, तो वैल्यू आपको क्या दे रखी है? ये वैल्यू आपको आर दे रखी है, आपको जेड दे रखा है। तो इस फिगर से कॉस फाई की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी यहाँ से? यह आपका आ जाएगा आर अपॉन जेड, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका आ गया, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 12 एंड यह आपको दे रखा है 15, तो कितना आ गया 4/5 यानी कि 0.8। ये इसका पावर फैक्टर होगा। क्लियर है? अगर आपको मान लो इसी में कुछ और पूछ लेता है, जैसे मैं आपको पावर का फॉर्मूला बताता हूँ। इसी सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला होता है, और रिकॉल करा देता हूँ आपको, ये आपका फॉर्मूला होता है पी एवरेज, जो एवरेज पावर निकल के आती है, यह आपका आता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यही कॉस फाई आपका पावर फैक्टर होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह आपसे कह रहा है कि रेडिएंट एनर्जी इन द इंसिडेंट, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी is at the rate of 100 joule per second if the coefficient of absorption is 0.8. Find the radiant energy absorbed by the body in 10 second। क्या इसका मतलब है? एनर्जी आपकी, रेडिएशन जो एनर्जी वो आपकी इंसिडेंट हो रही है ऑन द बॉडी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। और कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, अगर ये 0.8 दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि 1 जूल अगर एनर्जी इंसिडेंट होगी तो 0.8 जूल जो एनर्जी होगी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये इसका मतलब हुआ, मतलब टोटल इंसिडेंट एनर्जी का वो 80% एब्जॉर्ब कर लेगा। टोटल इंसिडेंट एनर्जी का वो 80% एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इसका मतलब हुआ। तो 1 सेकेंड में जो एनर्जी आपकी इंसिडेंट होती है उसका कितना एब्जॉर्ब कर ले रहा है? तो एनर्जी आपकी जो इंसिडेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ यू आई। यू आई आपका 1 सेकेंड में अगर आपका 100 है तो इन 10 सेकेंड कितना होगा? यह आपका आ गया 1000 जूल। यह आपकी एनर्जी इंसिडेंट होगी इन 10 सेकेंड। ठीक है ना? एब्जॉर्ब कितना होगा? एब्जॉर्ब आपको होगा, यह आपको होता है जो एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट होता है इनटू आपका इंसिडेंट एनर्जी। क्या वैल्यू निकल के यहां से आ गई? यह आपका हो जाएगा 0.8 इंटू 1000। यह आपकी वैल्यू यहां से आ गई 800। तो क्या आंसर आपका आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला भाई अगला क्वेश्चन? A bucket full of water is revolved in a vertical circular path of radius 0.5 meter. What is the critical velocity of the bucket at the highest point so that the water does not spill? कोई भी बकेट अगर आप वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कराते हो, जैसे अगर आपको ये दे रखा है, अगर इसको आप वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर आप मूव कराते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, ये पूरा अगर आपका वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, यानी कि लूप पूरा कंप्लीट करता है, तो लूप पूरा कंप्लीट करने की जो कंडीशन होती है, इस पॉइंट पे जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू होनी चाहिए √5 GL। दिस इज अ कंडीशन फॉर लूपिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है ना? इस पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड होनी चाहिए √3GL। इस पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए √GL, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए एट द हाईएस्ट पॉइंट वो होनी चाहिए √GL, अगर ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आपकी आ जाएगी
यह आपकी आ जाएगी। रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 0.5 और 0.5, तो आंसर आपका आ गया √GR। आर की वैल्यू आपको यहां से दे रखी है, यह आपका 0.5, यानी आंसर आपका आ जाएगा √G/2। अब यही क्वेश्चन अगर चेंज करता है, आपसे बोलता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितनी स्पीड होनी चाहिए या किसी और पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, यही सेम क्वेश्चन चेंज करके बोल दिया कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करा दिया तो लोवेस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि पूरा सर्कल कंप्लीट करे, तो क्या बोलोगे √5GR, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए, √3GR। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, √GR। नहीं, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां आपसे बोला है कि which of these particles having same kinetic energy has the shortest de Broglie wavelength। क्या होता है de Broglie wavelength, क्या होता है de Broglie wavelength भाई? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से या p मोमेंटम से मूव करता है, अगर p स्पीड से या p मोमेंटम से मूव करता है तो उसके साथ कितना वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा, कितना वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा, ठीक है ना। ये आपको समझाता है एसोसिएटेड वेवलेंथ विथ अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v हैविंग मास m। लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, समझ जाओ उसके अंदर वेव कैरेक्टर उतना ज्यादा एसोसिएटेड है। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करो, इस p को या mv को आप k के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी E दे रखी तो रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू हाफ mv²। यह आपका रिलेशन होता है। यहां से आप ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आपका आ गया mv²/2m। ये रिलेशन मैंने पहले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में, जो पहला क्वेश्चन आपका डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, यह आपका आ गया p²/2m। तो यहाँ से p की जो आपकी वैल्यू निकल के आ गई, यह आ जाएगा 2√2em। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करो तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू आपका आ गया h/√2em। यह आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी हैज शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ से आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो सीधे सीधे आपका मास पे डिपेंड करेगा। मास की वैल्यू कम होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी, मास की वैल्यू ज्यादा होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, सबसे ज्यादा मास, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे कम जो आपकी वेवलेंथ निकल के आएगी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। देन उसके बाद किसका मास ज्यादा है, देखो उसके बाद आपका न्यूट्रॉन का ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे आपको कौन सा आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन। एंड सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ आएगी वो आपकी आएगी इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है, यही क्वेश्चन आपका चेंज होके भी आ सकता है, ठीक है ना। इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की मैं सब बता देता हूं आपको, ध्यान रखना है। देखो लैम्डा के कितने सारे फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एक तो आपका h/p या फिर h/mv, ये तो हो ही गया, ठीक है ना। दूसरा आपका रिलेशन होता है, अगर आप इस रिलेशन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आता है 2a/m। अगर आप यही रिलेशन किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप v पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराते हो, अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया तो पास कराने के बाद उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है और उसकी वजह से जो मोमेंटम होता है, उसकी वजह से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है, उसका फॉर्मूला होता है, यह आपका आता है 2qv/m। एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अगर हम किसी मीडियम का टेम्परेचर T कर दें तो T की वजह से पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है 3/2 kT। क्या वैल्यू उसकी होती है, 3/2 kT, ये इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, इसकी जगह आपका आ जाएगा 3/2 K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, यह आपका m। तो क्या रिलेशन आ गया, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया √3kTm, यह आपका रिलेशन आ गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यहाँ अगर इस फॉर्मूले को छोड़ दिया जाए तो हर जगह अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ अगर आप देखोगे अगर दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास अगर डिफर कर रहा है
तो लैम्डा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है। देखो ध्यान से, यहां अगर आपसे कहा जाए कि देखो मास सेम दे रखा है, चार्ज आपको डिफरेंट दे रखा है, कुछ भी लैम्डा आपको जो आएगा हर जगह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कुछ भी, लैम्डा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रूट कुछ भी, कुछ भी। नॉर्मली क्या होगा, आपके सामने एक वेरिएबल होगा, वो आपका चार्ज हो सकता है, वो आपका मास हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपका फाइनली आपका रिलेशन जो आएगा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 कुछ भी। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, बशर्ते आपका ये फॉर्मूला काम ना कर रहा हो, ये फॉर्मूला आपका काम ना कर रहा हो। मेरी इस ट्रिक को याद रखो, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन? यहां आपसे बोला है एसी सोर्स ऑफ द वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी कनेक्टेड टू द रेजिस्टर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर। क्या होती है आरएमएस वैल्यू? आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है ना? आरएमएस का आपको जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डन। तो अगर आपको रिलेशन दे रखा है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आरएमएस वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो निकल के आती है आरएमएस क्या क्या हो गया, पहले आप स्क्वायर करते हो, उसका मीन निकालते हो, फिर उसका रूट निकालते हो। मीन स्क्वायर देन रूट, तब इसको आप बोलते हो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नहीं, इसकी वैल्यू निकल के आती है ई नॉट बाई रूट 2। वैल्यू आपको क्या दे रखी है? या आपसे बोला है कनेक्टेड टू द दिस वन। सेम कहानी आपकी आई के लिए होती है। आई इज इक्वल टू आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर आपको दे रखा है, तो जो आई की आरएमएस वैल्यू निकल के आती है वो आपकी निकल के आती है आई नॉट बाई रूट 2। ये आपका आता है। यहाँ से आपको वोल्टेज दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू आपका यहाँ से क्या निकलेगा? आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ई अपॉन आर। ई कितना आपको दे रखा है? 100 साइन, ये आपका 100 पाई टी अपॉन आर आपको दे रखा है 20। तो क्या वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से? यह आपका आ गया 5 साइन 100 पाई टी। यह आपका आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे कंपेयर करो तो ये क्या आ गया यहाँ से? ओमेगा आपका हो गया ये आपका, दैट मीन्स जो आरएमएस वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी 5 अपॉन रूट 2, 5 बाई रूट 2। तो क्या आंसर हो गया 5 बाई रूट 2 का? यानी कि आंसर आपका हो गया सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। यहां आपसे कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ 40 किलोवाट। एक इंजन आपको दे रखा है, उसकी जो कैपेसिटी आपको दे रखी है वो दे रखी 40 किलोवाट की। इन रेजिंग अ लिफ्ट ऑफ मास 200 kg, उसको लिफ्ट करना है 200 kg मास को टू हाइट ऑफ 20 मीटर, टू हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, तो जो लिफ्ट जो आपके पास मशीन दे रखी है उसकी जो पावर आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 40 किलोवाट, या आपको दे रखा है 40 किलोवाट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मशीन 40 इंटू 10 की पावर 3 जूल काम कर सकती इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर 200 kg को अगर आप 20 मीटर तक उठा के लाते हो तो कितना काम करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मुझे h हाइट तक उठाना होगा ना तो मुझे वर्क करना पड़ेगा mgh। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर ऐसे h हाइट अगर ऊपर लिफ्ट कराता हूँ ना तो जो वर्क डन बाय माई हैंड होगा, वर्क डन बाय जो मी होगा वो होगा आपका mgh। तो यहाँ से जो टोटल आपका वर्क आ गया टू लिफ्ट दिस मास टू हाइट अप टू दिस हाइट 20 मीटर, तो इसकी वैल्यू आपकी आती है mgh। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से? 200 इंटू 10, मैं जी की वैल्यू 10 दे रखी है, यह आपका आ गया 20 मीटर। यहाँ से जो आपको वर्क निकल के आ जाएगा W इज इक्वल टू, यह आपका यहाँ से आ जाएगा समथिंग, कितना आ गया भाई? यह आपका आ गया 2 यानी कि 4, यह आपका यहाँ से आ गया 4 इंटू 1, यह आपका 10 की पावर 4। इतना वर्क करना पड़ेगा। और जो आपके पास मशीन है उसकी कैपेसिटी क्या है? जो आपके पास मशीन है उसकी कैपेसिटी क्या दे रखी है? इतनी दे रखी है। तो यहाँ से आपका आ गया P इंटू टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 4। P आपने निकाला है 40, बल्कि आपका 4 इंटू 10 की पावर ये 4 आ गया, फिर तो
4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू टी, 4 इंटू 10 की पावर 4, यानी टाइम कितना निकल के आ गया आपका, टी आपका निकल के आ गया 1 सेकेंड। डन, ओके। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपसे। दो आपको मास दे रखे, टू मासेस m1 m2 आर डिस्टेंस r1 r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्टिवली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। दो पार्टिकल दे रखे हैं, उनका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से आपको दे रखा है r1 r2। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है और इसको आपने ओरिजिन एज्यूम कर रखा है, ठीक है ना, इसका मास ये अगर आपको m1 दे रखा है, इसका मास ये m2 दे रखा है, ये डिस्टेंस आपका r1 हो गया एंड ये डिस्टेंस r2 हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपका आता है rc इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना r1 r2 इसकी पोजीशन है, तो अगर राइट होगा तो आप प्लस लिखोगे, लेफ्ट होगा तो माइनस लिखोगे। जैसे यहाँ पर ये अगर आपको ओरिजिन हो गया तो ये राइट में है तो m1 r1, ये लेफ्ट में है तो r2 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका r2 आएगा ये आपको क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ से ये आपका माइनस का ये आपका r2 आएगा। क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ मास से मेजर किया जा रहा है तो उसका मतलब उसको आपने जीरो जूम कर रखा है, ठीक है। आप डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास से मेजर कर रहे हो तो वो आपका आ गया जीरो। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया m1 r1 माइनस m2 r2 इज इक्वल टू जीरो। रिलेशन आपका निकल के आ गया m1, रिलेशन आपका निकल के आ गया m1 r1 इज इक्वल टू m2, ये आपका r2। ठीक है, इसे में मान लो अगर आपसे पूछता, ये नहीं पूछता, तो आंसर आपका क्या यहाँ से आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया m1 r1 m2 r2, यानी कि आंसर आपका डी आ गया, ठीक है ना। मान लो मैं आपसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछता है, जैसे दो पार्टिकल आपको दे रखे हैं, यहाँ बात आई तो वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आपको होता है दो पार्टिकल्स के लिए m1 r1 प्लस m2 r2। स्ट्रेट लाइन पे है तो आपको वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वेक्टर को प्लस माइनस से मैनेज कर सकते हो। VC आपका जो निकल के आएगा VC इज इक्वल टू, यह आपका निकल के आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आता है, ठीक है। तो आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि भाई दो पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, उनके मास दे रखे हैं, उनकी वेलोसिटीज दे रखी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बना सकता है वो। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो रेनबो तो सबने देख रखा है, ठीक है ना। तो रेनबो आपको जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है ना। एक तो आपको बहुत सारे कलर दिखाई पड़ते हैं, व्हाइट लाइट जाती है, व्हाइट लाइट आपके डिस्पर्स हो जाती है, तो डिस्पर्स होकर आपको सारे कलर दिखाई पड़ते हैं। तो एक तो आपका क्लियर है कि आपको यहाँ पे डिस्पर्स, जैसे मान लो ये आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दे रखी है, ठीक है ना। तो रेनबो जो आपका जो बनता है ना, तो लाइट आपकी ऐसे जाती है, लाइट आपकी ऐसे जा करके यहाँ पर, यह आपकी यहाँ पर ऐसे स्प्लिट हो जाती है, यह आपकी स्प्लिट हो जाती है ऐसे, यह आपका ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि यहाँ से TIR होता है, फिर यहाँ से आपका TIR होता है, यह आपका ऐसा कुछ, फिर यह आपका इस तरीके से। तो एक तो आपका रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है वन, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, और साथ में क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, साथ में क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। लेकिन डिस्पर्ज होने के बाद जब लाइट आपके दूसरी साइड जाती है तो पास ही करती है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको रिफ्रैक्शन कर बोलने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई। तो आंसर आपका आ गया डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसका आंसर आपका ये हो गया। दो टाइप के रेनबो होते हैं, ठीक है ना, दो टाइप के रेनबो होते हैं। कौन कौन से टाइप के रेनबो होते हैं, चलो सोच के बताइएगा मुझे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं। अगर TIR एक बार होता है तो वो जो आपका रेनबो बनता है वो किस कैटेगरी का होता है, और अगर TIR दो बार होता है तो जो रेनबो बनता है किस कैटेगरी का होता है। रेनबो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना,
उनके लिए क्या कंडीशन होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करें अगला क्वेश्चन भाई? यह आपसे बोल रहा है कि एन ऑटोमोबाइल इंजन एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, ठीक है ना, एंड द एक्सपेल्स टू द कोल्ड रिजर्वायर इन ईच साइकिल। देखो क्या होता है कि जितने भी आपके इंजन होते हैं उनका जो बेसिक मैकेनिज्म होता है काम करने का, उसमें क्या होता है कि एक साइड जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, एक साइड आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, ये आपको होता है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना, और दूसरा जो आपको होता है इसे बोलते हैं सोर्स कहा जाता है, इसे हॉट रिजर्वायर कहा जाता है, वैसे सोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, और इसे कहा जाता है सिंक या इसे कहते हैं कोल्ड रिजर्वायर। यह आपको होता है लोअर टेम्परेचर पर, T2 की वैल्यू T1 से कम होती है। यहां से जब हीट आपकी प्रोड्यूस होती है, जैसे पेट्रोल इंजन में क्या होगा कि जब पेट्रोल कंज्यूम होगा तो वहां से हीट आपकी बनेगी, तो वो जो आपकी हीट बनती है, जिस जगह हीट बनती है उसे कहा जाता है सोर्स, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे आप बोलते हो सोर्स। और जिस तरफ आपकी हीट जाती है उसे बोलते हैं सिंक, इसे क्या कहते हैं, सिंक, या इसे कहा जाता है कोल्ड रिजर्वायर। जैसे यहां इसे कहा गया है कोल्ड रिजर्वायर, देखो लिखा है कोल्ड रिजर्वायर। ये आपका बीच में क्या होता है कि इंजन की मैकेनिज्म काम करती है, यहां पर इंजन आपका, इसकी आपकी मैकेनिज्म काम करती है, ठीक है ना। ये क्या करता है, यहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये क्या करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से अगर माने कि आपकी हीट Q1 जाती है और यहां से अगर आपका Q2 निकलता है तो उसका कुछ पार्ट क्या करता है, ये खींच लेता है। तो यहां से आइडियल केस में Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, जितना हीट आपकी निकलेगी कुछ पार्ट जो होगा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बाकी पार्ट होगा वो आपका सिंक की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपको बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हर एक साइकिल में वो इतना हीट एब्जॉर्ब करता है, इतना उसने एब्जॉर्ब किया, 1600 जूल इसने एब्जॉर्ब किया, और उसने जो एक्सपेल कर दिया उसने किया 1000, तो काम में कितना कन्वर्ट किया उसने 600, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 1600 जूल लिया प्लस 1000 जूल उसने बाहर निकाल दिया। देखो 1000 जूल उसने एक्सपेल कर दिया, यानी कि सिंक की तरफ चलेगी, तो वर्क में कितना कन्वर्ट कर पाया, 600 जूल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वो ऐसा कर पाया, एक सेकेंड में वो इतना आपका कन्वर्ट कर पाया, ठीक है। आपसे बोला है कितने सेकंड में कितने साइकिल, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन इफ द ऑपरेट 200 साइकिल पर मिनट। तो भाई 200 साइकिल में कितना आपका वर्क कन्वर्ट होगा, तो इन 200 साइकिल जो वर्क आपका कन्वर्ट होगा कितना आ जाएगा, यहाँ से एक साइकिल में आपका इतना कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू, यह आपका आ गया 200 इंटू 600। लेकिन आपसे पावर पूछ रहा है, पावर क्या होती है, पावर आपको होता है जो वर्क कन्वर्ट करेगा इन 1 सेकेंड। तो ये जो वर्क आपका है ये आपका कितने हैं, इन 1 मिनट है, ये क्या है, दिस इज 1 मिनट, नहीं ये तो लिखा है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, द इंजन ऑपरेट एट 200 साइकिल्स पर मिनट, ये पर मिनट है, तो एक सेकेंड में कितना होगा, तो जो पावर आपकी निकल के आएगी, जो पावर आपका आएगा वो आपका आ गया डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, यानी कि 1 सेकेंड में कितना होगा, यहां से आपका आ जाएगा 200 इंटू आपका 600 अपॉन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, यहां से आपका आ गया दिस वन, तो एक सेकेंड में वो आपका कन्वर्ट करेगा 2000 जूल, यानी कि आपका जूल पर सेकेंड, ये निकल के आ गया। तो बेसिकली आपका जो भी इंजन है जो ऐसा कर रहा है, जो भी इंजन आपका ऐसा कर रहा है उसकी पावर जो आपकी है वो है 2000 जूल पर सेकेंड, या इसको आप लिख सकते हो 2 किलो वॉट, या इसको लिख सकते हो 2 किलो वॉट। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका आ गया 2 किलो वॉट। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपसे बोला है कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज इन द यूएचएफ। यूएचएफ का मतलब क्या होता है, यूएचएफ का मतलब होता है यूएचएफ, इसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, ये आपका मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज। ये आपसे बोला है फ्रीक्वेंसीज इन द यूएचएफ रेंज, जो इस रेंज की आपकी फ्रीक्वेंसीज होती है आर नॉर्मली प्रोपेगेटेड बाय द मींस ऑफ। तो इस टाइप के जो भी, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यह आपका स्पेस वेव के जरिए होती है, यह आपकी जो होती है, तो यूएचएफ
रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए स्पेस वेव का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर आपका आ गया डी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रिक बल्ब इज R2 R1। रेशियो आपको दे रखा है इनका, ये आपको दे रखा है R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 1/2, ये दे रखी है। इन द रेशियो ऑफ देयर पावर, पावर का रेशियो क्या होगा फॉर द सेम वोल्टेज? भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है V² अपॉन R एंड दूसरा आपका फॉर्मूला होता है I² R, ये आपका, या तीसरा फॉर्मूला आपको होता है V × I। यहाँ कौन सा फॉर्मूला है? सेम पावर के लिए, सेम वोल्टेज के लिए, तो पावर जो आपकी आ गई क्या आ गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपका? तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा R2 अपॉन R1। तो आपसे पूछ रहा है कि P2 अपॉन P1 का रेशियो क्या आएगा? यहाँ से P2 अपॉन P1 का जो रेशियो निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा R1 अपॉन ये आपका R2। इसकी वैल्यू आपको देखिए, ये 1:2 दे रखा है तो आपका आ गया 2:1, तो रेशियो आ गया 2:1। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि द बॉडी वेट 160 ग्राम इन एयर एंड द 130 ग्राम इन वाटर। तो बॉडी वेट आपको दे रखा है 160 ग्राम इन एयर एंड द 130 ग्राम इन वाटर एंड 136 ग्राम इन ऑयल। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझते हो क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि यह आपका आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एक तरीके से आप कह लो रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको आप रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका हो गया। तो आपको एक तरीके से इनका रेशियो निकालना है। तो बोला बॉडी वेट आपको दे रखा है 160 ग्राम इन एयर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा है वो आपको दे रखा है, ये आपका यहाँ से आ जाएगा V रो सॉलिड इंटू G, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, बल्कि आपको इसकी वैल्यू, चलो ये आपका आ गया 160 ग्राम है ना, तो 160 ग्राम, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से V समथिंग 160 ग्राम यानी कि 10⁻³ इंटू ये आपका G, ठीक है। एंड 130 ग्राम इन वाटर, इसका मतलब ये हो गया कि 30 ग्राम के बराबर इस पर अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा। अपथ्रस्ट फोर्स समझते क्या होता है? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डिप करोगे या किसी भी लिक्विड में डिप करोगे तो उस पर एक फोर्स फील होगा अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको आप बोलते हो फोर्स ऑफ बायंसी या इसको बोलते हो अपथ्रस्ट फोर्स, जिसकी वैल्यू डिस्प्लेस, जितना आप लिक्विड आप डिस्प्लेस करोगे उसके वेट के बराबर होती है। क्या कहा मैंने? अगर किसी सॉलिड को आप लिक्विड में अगर आप डिस्प्लेस, अगर कोई सॉलिड अगर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, then the object or the solid feel a upward force which is known as buoyant force and which is equal to the weight of displaced liquid, क्लियर है? तो व्हाट रियल वेट उसका दे रखा है इतना, और यहाँ पे यानी कि 30 ग्राम के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है। दैट मीन्स वाटर में जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, वाटर की वजह से जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा वो आपको जो आएगा ये आपका आ जाएगा 30 ग्राम के बराबर। तो 30 इंटू 10⁻³ इंटू G। समझ में आया ऐसा क्यों कहा मैंने? यहाँ उसका वेट दे रखा है 160 या 130 है, दैट मीन्स 30 ग्राम के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट किया है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्टिव वेट है वो 130 हो गया, ठीक है। तो यह आपका आ गया 30 इंटू 10⁻⁻⁻, और ये वैल्यू आपकी आएगी V रो वाटर इंटू आपका G। डन। ऑयल में आपका क्या कह रहा है? ऑयल में उसका वेट कितना दे रखा है? तो ऑयल में जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा? ऑयल में जो उसका वेट होगा वो आपका आ जाएगा, ये दे रखा है 136 ग्राम। तो 136 है, इसका मतलब कितना आ गया? डिफरेंस कितना आ गया? 160 136, यानी कि आपका डिफरेंस आ गया 24 का। 24 इंटू 10⁻³ इंटू आपका G, यह आपका आ जाएगा V रो ऑयल इंटू आपका G, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से। तो यहाँ से रेशियो आपसे पूछा गया है कि ये आपका रेशियो क्या आएगा, तो V रो ऑयल
इंटू आपका जी अपॉन वी रो वाटर इंटू जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24 इंटू 10⁻³ इंटू आपका जी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपका 30 इंटू 10⁻³ इंटू जी। यानी कि कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी वो जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना उनके वेट में डिफरेंस आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, जो डेंसिटी का रेशियो आएगा, सॉरी डेंसिटी का जो रेशियो आएगा उनके वेट में जो डिफरेंस आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका यहाँ से आ गया 4/5, तो रेशियो आपका यहाँ से निकल के आ गया 0.8, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। तो क्या आंसर आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 0.8, ठीक है ना, ये आपका आ गया 0.8 आपको निकल के आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां आपसे बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 नैनोमीटर। तो भाई कितना आ गया, फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व करो। तो इसकी वैल्यू आपकी यहां से आ गई 9 × 10⁻⁹ 1/4πε0। Q आपका आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, ये प्रोटॉन भी होता है। डिस्टेंस आपको दे रखी 0.2 नैनोमीटर, तो 0.2 नैनोमीटर यानी कि आपका 10⁻⁹ इसका स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो आपको निकल के आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन यह आपका आ जाएगा 0.04 × 10⁻⁻18। ठीक है, सॉल्व करो यहां से, यह आपका ऊपर गया तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यहां से, बल्कि यहां से इसको मैं 4 कर लेता हूं, ये आपका, बल्कि आप कोई बात नहीं, ये देखो ऊपर गया तो आपको -1, तो 9 × 10⁻, यह आपका 9 आ गया, इसको मैं 0.16 कर लेता हूँ, ये 0.16 आ गया। ये रुको, अच्छा ये आपका आ जाएगा यहां से 1.6 अपॉन 0.04 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो यह आपका यहां से आ जाएगा, बल्कि 9 × 10⁻, यह आपका आ गया 8 इंटू इसका आपका ये 16 अपॉन 160, सॉरी यह आपका 160 अपॉन 4, 160 अपॉन 4। ठीक है, यह आ गया 40 आपका। तो क्या वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, तो इज इक्वल टू आपका यहाँ से आएगा 360 × 10⁸, यानी कि आपका 3.6 × 10⁻10 यूनिट आपका होता है न्यूटन पर कूलम। 3.6 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर आ गया जी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपका ये थोड़ा सा जो लेक्लांचे सेल होता है उसके अंदर आपका जो डिपोलराइजर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, बेसिकली मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, इसका आपका आंसर आएगा, ये आपका आता है एज ए डिपोलराइजर इस्तेमाल होता है। ये इंफॉर्मेशन बेस है कि भाई लेक्लांचे सेल में आपको एज ए डिपोलराइजर कौन इस्तेमाल किया जाता है, इसके कोई पीछे लॉजिक नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये आपसे बोला है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W0 is lambda naught. W0 is lambda naught. What is the threshold wavelength for the metal whose the work function is W/2? वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट करते हो तो एक मिनिमम एनर्जी जो होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो W0 इज इक्वल टू आपका आता है, इसको फाई से भी लिखते हैं, अगर वेवलेंथ इतनी आपको दे रखी है तो एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी
अगर आपने उस मैक्सिमम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ कर दी तो एनर्जी कम हो जाएगी। वेवलेंथ के लिए आपका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा एंड फ्रीक्वेंसी के लिए आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ पर या आपका लैम्डा मैक्स या फिर फ्रीक्वेंसी के मामले में इसको लिखते हैं लैम्डा एच मिनिमम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन माना कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है लैम्डा नॉट, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहा जाता है एंड इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये आपका अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है दिस वन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल होगा व्हेन लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट एंड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन न्यू नॉट। आगे समझो वर्क फंक्शन क्या होता है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेवलेंथ फॉर द मेटल हैविंग वर्क फंक्शन इज दिस वन, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछ रहा है उसका क्या होगा जिसका वर्क फंक्शन आपका ट्वाइस ये दे रखा है, क्लियर है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, अगर डब्ल्यू नॉट आपको दे रखा है दैट मीन्स डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन, यह आपका आ गया लैम्डा नॉट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से आपका आ जाएगा ट्वाइस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, डिवाइड कर लो दोनों को भाई, डिवाइड कर लो दोनों को, क्या निकल के आ गया यहाँ से, यह आपका आ गया टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन अगर आपका डबल हो गया, वर्क फंक्शन डबल हो गया तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई टू, ये आंसर आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई टू। एनर्जी आपको डबल रिक्वायर्ड होगी, ऑब्वियसली बात है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी डबल होगी, ठीक है, क्लियर है। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर n capacitors in parallel combination, parallel connected to V वोल्ट सोर्स, सब आपके पैरेलल में दे रखे हैं, तो एनर्जी आपकी स्टोर कितनी होगी। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, ये होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जस्ट आपका उल्टा है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर आपके पास n कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो जो आपका C इफेक्टिव निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ जाएगा C आपके यानी कि n से आ गया, ठीक है ना। तो इसको आपने कनेक्ट कर रखा है, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, तो वोल्टेज आपको V दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है n C, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, तो C की जगह आपका क्या आ गया n C आ गया इंटू आपका V स्क्वायर, क्लियर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपसे कह रहे हैं कि करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो थ्रू कॉइल व्हिच हैज ओनली वन टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इज दिस वन, तो रेडियस आपका क्या होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी इसमें ऐसा था, तो भाई सेंटर पे जो आपको फील्ड आता है BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये आपका आता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है ना, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये आपका निकल के आता है, ये आपका निकल के आता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर इज दिस वन, ये आपको वैल्यू दे रखी है, यहां से आपकी वैल्यू आपको 4 पाई इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, सब कुछ आपको दिया है, करंट आपको दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू आपकी यह आपका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई आपको दे रखा है, आई की वैल्यू आपको दे रखी है, आई आपको दे रखा है 2 एम्पियर, यह आपका 2 एम्पियर अपॉन 2R, रेडियस आपसे पूछा गया है, रेडियस ऑफ द कॉइल ये आपसे पूछी जा रही है, यह आपका R इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, यह आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 की पावर -7 अपॉन 10 की पावर -6, यह आपका आ गया 10 की पावर -7 0.1, आंसर आपका आ जाएगा C 0.1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
ये आपसे बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर 4r and r respectively. If the speed of the satellite is 3v, the speed of the satellite b will be. तो किसी भी सैटेलाइट की जो स्पीड होती है और जो डिस्टेंस आपका होता है उनके बीच क्या कनेक्शन होता है, एक बार उसको अच्छे से देख लो। माना कोई सैटेलाइट आपका अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये आपको अर्थ दे रखी है और ये सैटेलाइट दे रखा है, ये आपको रिवॉल्व करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको v स्पीड से रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करेगा, तो इमीडिएटली आप सोचो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा। सर्कल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल मतलब बिल्कुल घनिष्ठ नाता है। जहां भी अगर आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इमीडिएटली दिमाग में लाओ कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, तुरंत सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचो। यहां से यह आपका आ जाएगा mv² अपॉन r इज इक्वल टू, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के राउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या आ गया यहां से भाई, m कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका ये r कैंसिल हो गया, तो v आपका जो आएगा वो आपका आ गया gm अपॉन r। यानी कि किसी भी सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो हाइट पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे आपकी डिपेंड करती है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो आपसे बोला है कि दो आपको सैटेलाइट दे रखे हैं, एक का आपको दे रखा है, एक का आपको दे रखा है 4r और एक का आपको दे रखा है r, एक का आपको दे रखा है r, ठीक है। स्पीड ऑफ ए आपको दे रखा है इतना, 3v आपको दे रखा है, तो b पूछ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ से v जो आपका आ गया वो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r, ठीक है। तो भाई v1 अपॉन v2 जो आपका यहां से आ गया वो आपका आ जाएगा अंडर ऑफ r2 अपॉन r1। ये आपको दे रखा है r, तो इसकी वैल्यू आपके यहां से आ जाएगी, ये आपका r हो गया, ये आपका हो गया 4r, तो 1 अपॉन रूट 4 यानी कि आपका 1/2 आ गया। v1 यानी कि आपका va, तो ये आपको दे रखा है 3v, b का v2 एज्यूम कर लो तो 1/2 यानी कि v2 आपका यहां से आ गया 6v। क्या आंसर आपका आ गया, क्लियर है। सॉल्यूशन के साथ साथ आप मैं किस प्रॉब्लम के पीछे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो बहुत नए क्वेश्चन पंतनगर में नहीं बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आगे पीछे घुमाता रहता है। मतलब अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आपको सीधे सीधे अगर आपको फॉर्मूला भी पता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में अगर आपकी पकड़ है, तो मान के चलिए कि आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, ऐसा ही पेपर आता है। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपसे बोला है कि टू कैपेसिटर्स ए एंड बी हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड एंड 20 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड in series with 12 volt battery, the ratio of the charge on A and B। तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है। सीरीज में क्या होता है, चार्ज की वैल्यू देखो यहाँ पर ये है कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। मान लीजिए आपको दे रखा है रेशियो ऑफ चार्ज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज आपका सेम होता है, Q की वैल्यू सेम होती है, तो रेशियो आपका आ गया 1:1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है। ये तो बड़ा ही आसान हो गया आपका, ये आगे, ठीक है। ये अगर आपसे मान लो ये सेम क्वेश्चन, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और आपसे कहूं कि ये अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे तब क्या करोगे, अच्छा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप इनको कनेक्ट करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज अपीयर होता है, ये अगर आपको V दे रखा है, ये आपको C1 दे रखा है, ये C2 दे रखा है, तो यहाँ से कुछ चार्ज आपका यहाँ पास होगा और कुछ आपका यहाँ पास होगा। इस तरीके से पास होगा कि दोनों साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, दोनों साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम रहना चाहिए, वो इस तरीके से आपका पास होगा। यहाँ से Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू ये आपका आता है C1V अपॉन C2V, तो रेशियो आपका आ गया C1 अपॉन C2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज का रेशियो आता है उनकी जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को सेम दिया जा रहा है, तो इसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी ज्यादा चार्ज अपनी साइड खींच लेगा, नहीं जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी वो ज्यादा चार्ज अपनी साइड खींच लेगा। अगला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी E एंड द मोमेंटम P ऑफ द बॉडी इज।
अभी बताया मैंने। तो तीसरी बार उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चंस पन्नगर के आए हुए क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि मैंने अपने मन से फ्रेम किए, इस कहीं ना कहीं डेटा बस हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स पन्नगर की आई हुई प्रॉब्लम्स है। तो एक ही पेपर में आप देखो ना, एक ही टाइप के फॉर्मूले को लगभग 3 बार इस्तेमाल कर दिया गया। रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी E एंड द मोमेंटम P ऑफ ए बॉडी इज, अभी देखो भाई पता है, इज इक्वल टू आपका हाफ mv स्क्वायर, या आपका आ गया mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, या आपका आ गया p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m। तो इज इक्वल टू आपका यहां से आ गया p स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m, तो p आपका क्या आ जाएगा, तो p स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आपका e आ गया, तो p आपका आ गया प्रोपोर्शनल टू रूट e, ये आपका। दिस इज द सेकेंड वीडियो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 20 क्वेश्चंस और आएंगे। तो अगर आपको बेनिफिट लगता है, ठीक है ना, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि सर इस तरीके के और क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएं, ताकि हमारे अंदर और क्लैरिटी आ सके। तो आप जैसा आपको किसी, अगर आपको पन्नगर से रिलेटेड या आपको और जो मेडिकल एग्जाम्स हैं, जैसे स्पेशली जो हमारा चैनल है अभी हाल फिलहाल वो फोकस कर रहा है स्टेट लेवल के जो मेडिकल एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका पन्नगर हो गया, ठीक है ना, या ये जो पीसी बेस एग्जाम्स है, मेरा कहने का मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेस एग्जाम है, जैसे पन्नगर का हो गया, स्टेट लेवल के नर्सिंग एग्जाम हो गए, एम्स आपका नर्सिंग हो गया, एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, इन सब के लिए अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है, नीट के लिए अगर आपको कोई किसी भी तरीके का आपको लगता है कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करूं या कुछ और ऐसा मटेरियल जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिसकी आपको जरूरत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उसमें जरूर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है ना, बाकी जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, थैंक यू।